हम और तो आप पहले से ही चांद पर हैं। क्यों? क्योंकि क्या चांद के ऊपर पानी है? नहीं है, हमारे यहाँ भी नहीं है। चांद के ऊपर गैस है? नहीं है, हमारे यहाँ भी नहीं है। क्या चांद पे बिजली है? नहीं है, हमारे यहाँ भी नहीं है। इसलिए हम हमारे यहाँ पहले भी से ही नहीं चांद पर हैं। एक बात है भाई, इंडिया चाहे चांद पे हमसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। चाहे दुनिया का नंबर 1 सुपर कंट्री बन जाए, जन्नत में हम ही जाएंगे। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज एक बार पुनः हमारे साथ हैं सुमित पीर जी, जो हमें बताएंगे कि नेहरू जी के रॉकेट कैसे छोड़े जाते थे। आपका स्वागत है सुमित जी। संजय सर नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद, शो पे बुलाने के लिए सादर आभार, सभी दर्शकों को सादर आभार और प्रणाम सर। देखिए सुमित जी, एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है और वो ये है कि स्पेस में आज तक जो भी किया वो नेहरू चाचा ने किया। और वो जी रॉकेट लॉन्च किया करते थे, कैसे करते थे उसके बारे में बहुत सारे विवाद भी हैं कि वो रॉकेट कहाँ पर और किस पर लॉन्च करते थे। और ये कहा जा रहा है कि ये जो इस समय जो इसरो की जो लीडरशिप है, जो उनके डायरेक्टर हैं डॉक्टर सोमनाथ जी, वो कैसी-कैसी बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विज्ञान और अध्यात्म जो हैं, वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कह रहे हैं कि मैं अन्वेषक हूँ, एक्सप्लोरर हूँ और मैं इनर को भी एक्सप्लोर करता हूँ और आउटर को भी एक्सप्लोर करता हूँ। जब मैं आउटर को एक्सप्लोर करता हूँ, तो मैं चाँद पर जाता हूँ, उसको एक्सप्लोर करता हूँ। और जब मैं इनर को एक्सप्लोर करता हूँ, तो मैं अध्यात्म के लिए एक्सप्लोर करता हूँ, मैं मंदिर को जाता हूँ। तो साहब ये तो पूरी तरह से एक तरह से ईश निंदा का विषय हो गया, ब्लास्फेमी हो गया। और हमारे नेहरू जी के जो पावन स्मृतियाँ हैं, वो तो पूरी तरह से वो कलुषित हो जाएँगी और इस पर तो मुकदमा चलना चाहिए। देखिए संजय सर, अगर आज हम इस विषय पे बात करें, हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, शुरुआत वहां से करनी पड़ेगी सच बोल के। देखिए जो हिस्ट्री थी, ये तो हमने लेफ्टिस्ट को बोल दिया भाई तुम लिख दो। ये जो हमारा बॉलीवुड था, ये मुसलमानों को आउटसोर्स कर दिया, भाई तुम चलाओ, इसमें इसमें तुम दिखाओ बढ़िया कि भाई। वो शोले का डायलॉग आपको याद होगा कि मस्जिद का रास्ता बता दो कहाँ बेटा मरा हो। और जितने भी कर्म कांड होते उल्टे सीधे होते वो मंदिर में होते, हर पुजारी चोर है, मंदिर के पीछे मुजरा होता, पत्ते चलते हैं और ये सब चलता रहता। और तीसरा, हमने जो ये अपनी एजुकेशन थी, ये क्रिश्चियंस को आउटसोर्स कर दी। वो जो इसका मिला जुला असर है, इन तीनों का मिला जुला असर आज हमें देखने को मिल रहा है। जो भी उस विचारधारा को चैलेंज करे, जो भी इस विचारधारा के आगे जाने की चेष्टा करे, प्रयास करे, उसको इस तरह के आरोपों से सुसज्जित किया जाता है इनके कवाल द्वारा। अब सोमनाथ जी कह रहे हैं भाई मैं वैज्ञानिक हूँ, मेरे अंदर अध्यात्म है, बाहर विज्ञान है। क्या ये कहना गलत होगा? सृष्टि के हर कण में शिव है। अब शिव क्या है? शिव बिना शक्ति कुछ नहीं है। शक्ति मतलब एनर्जी। अब विज्ञान क्या कहता है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यही तो एनर्जी की परिकल्पना है। आज जो हम कहते हैं E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, इसके सामने तो होना चाहिए ओम। ओम इज इक्वल टू MC स्क्वायर होना तो ये चाहिए। क्योंकि शर और ये तो नासा ने भी कह दिया है कि जो दुनिया की जो वॉइस है यूनिवर्स की, वो ओम है। वो ये तो नासा भी खुद मानता है कि ओम इज द वॉइस ऑफ द यूनिवर्स। ये तो हम नहीं कह रहे। अब ये जो अब हर जगह हर कण कण में शिव है और शक्ति इस यूनिवर्स को संचालित करती है। तो अब सोमनाथ जी ने क्या गलत कर दिया? अब हमें तो सर थोड़ा बहुत हमने विज्ञान पे उन्नति कर ली, चांद पे पहुंच गए, आगे भी पहुंचेंगे। और इसमें जो आध्यात्मिक पाठ है, जो इसमें शिव तत्व है, जो इसमें सनातन का तत्व है, वो तो अनंत है ना। शिव तो अनंत है, शक्ति अनंत है। तो अब इनको ये जो बार बार सनातन की जो हजारों लाखों साल पुरानी जो टीचिंग से अब जो प्रचलित हो रही है, और ये जो दुनिया के पटल में अपने आप को डोमिनेट करे, इनको तकलीफ उससे है। मतलब साइंटिस्ट का मतलब है वो बिल्कुल लेफ्ट विचारधारा को भगवान भगवान को पूछे, बोले बोले भाई मैं भगवान हूँ। जो मैंने कह दिया वो विज्ञान है। भगवान और विज्ञान को इन्होंने ऑक्सीमोरॉन बना दिया। या तो तू भगवान बोलेगा या विज्ञान बोलेगा, ऐसी हमारे देश में धारणा बनाई गई। भगवान और विज्ञान साथ नहीं चल सकते, इनकी मंशा ये है। भगवान और जो भी पश्चिम से आया, जो भी वेस्ट से आया, वही भगवान है। जो उन्होंने बोल दिया वही सत्य है। और ये हमारी माता बहनों का मजाक बना देते। बिंदी इज रेट्रोगेटरी। ये जो कड़वा चौथ है, ये जी ये है, ये जलीकट्टू क्रुएल्टी टू एनिमल्स। राखी की ये रक्षाबंधन पे चमड़े की राखी ना बांधो, पता नहीं कौन बांधता है। ये मकर संक्रांति क्रुएल्टी टू एनिमल्स। दशहरा हिंदू मॉब्स।
ये सब इन्होंने बनाया। और ये जो इन्होंने हमारी माताओं बहनों का चरित्र चित्रण किया, बिंदी लगाने वाली, मांग में सिंदूर लगाने वाली, साड़ी पहनने वाली, ये बिल्कुल रूढ़िवादी है, पुराने जमाने की आउटडेटेड महिलाएं हैं। सर चंद्रयान के अवसर पे, सक्सेस के अवसर पे हमने देखा जो महिलाएं साइंटिस्ट थी वो तो सारी इनके हिसाब से रूढ़िवादी है। ये जो हमारी साड़ी वाली, ये जो हमारी बिंदी वाली और मांग में सिंदूर वाली हमारी बहनों ने, हमारे माताओं ने चमत्कार किया, ये नासा की, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, नासा की स्कर्ट और जीन्स वाले तो नहीं कर पाए। जो इन्होंने चमत्कार किया वो तो नासा नहीं कर पाया। और अगर आप चंद्रयान का खर्चा देखेंगे तो आदिपुरुष से भी कम है। वो जो फ्लॉप बनाई थी, इस पर हमने बात की थी, आदिपुरुष, ये तो उससे भी कम है। तो अब ये जो कीर्तिमान सनातनी, ये जो कीर्तिमान भारतीय लगा रहे हैं ना सर, दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं, तो इनको हो रही है तकलीफ, इनको हो रही है बहुत ज्यादा तकलीफ। देखिए सिगार पीना चाहिए, वो मेरे कपड़े पेरिस से सिले और ड्राई क्लीन होने लंदन जाए, मेरा बर्थडे का केक जो है हवाई जहाज में कटे, मैं, मेरे जो रिश्तेदार हो वो एयरक्राफ्ट कैरियर पे साइकिल चलाए। मतलब ऐसा प्रचलन देश में किया गया। जब इस प्रचलन को ध्वस्त करने का प्रयास हो रहा है, जब मोदी और जी मेरी जाके पॉकेट में रॉकेट। पॉकेट में रॉकेट, वो तो है ही खैर। और जो जब मोदी जी, अब जब मोदी जी वहां गए, उनका प्रोत्साहन किया, मोदी जी नहीं जाते तो क्यों नहीं गए है भैया, गए तो क्यों गए, अच्छा सक्सेसफुल हुए तो मोदी ने क्या किया, नहीं हुए तो ये मोदी का फेलियर है। तो ये जो ये चाल चरित्र ये चला रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं। और इनको सबसे बड़ी मिर्ची लगी है संजय सर, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला शिव शक्ति पॉइंट। अरे ये क्या बोल दिया, इतना बड़ा कुफर हो गया। शिव शक्ति पॉइंट कैसे हो सकता है, ये नेहरू पॉइंट हो सकता है, इंदिरा पॉइंट हो सकता है, राजीव पॉइंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बताइए इटली पॉइंट भी हो सकता, पर शिव शक्ति पॉइंट मत बोलो इसको, शिव शक्ति पॉइंट मत बोलो इसको। शिव शक्ति पॉइंट से बहुत आपत्ति है। और ये जो चंद्रयान 1 जहां लैंड किया था वो नेहरू पॉइंट हो सकता, पर ये शिव शक्ति पॉइंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर ये शिव शक्ति जो अब ये डॉक्यूमेंट हो गया, दुनिया के हर रिलीजन में, हर किताब में, 230 देशों में ये पढ़ाया जाएगा। अब वो देखेंगे शिव कौन है, शक्ति कौन है। जिस दिन उन्होंने शिव और शक्ति का समन्वय समझ लिया, उस दिन तो उन्हें दुनिया की सृष्टि का पूरा समीकरण समझ आ जाएगा। तो इसीलिए तो इनको तकलीफ हो रही, शिव शक्ति नाम क्यों रख दिया मोदी जी ने। और वहां देखिए, वहां उन्होंने जब बोल दिया कि वासुदेवन कुटुंबम का, वहां चाइना को मिर्ची लगने लगी है कई महीने बाद, वासुदेवन कुटुंबम क्यों कह रहे हो। जहां हिंदू की बात आएगी, जहां सनातन की बात आएगी, जहां आध्यात्मिक की बात आएगी, जहां हिंदुत्व की बात आएगी, वहां इनको तकलीफ है। जब सोमनाथ जी मंदिर गए, बोला अरे भैया भैया ये क्या कर रहा है, साइंटिस्टों के मंदिर जा रहा है। मतलब भगवान और विज्ञान, ये तो ऑक्सीमोरॉन है, या तू भगवान करेगा या विज्ञान करेगा। बोला भैया मैं हिंदू मंदिर जा रहा हूँ, क्या आपत्ति है। नहीं नहीं नहीं, तू मंदिर नहीं जा सकता। जब डोनाल्ड ट्रंप बाइबल पे हाथ रख के कसम लेते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मुसलमान मुल्कों में कुरान के पे हाथ रख के वो शपथ लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं। बट अगर हमारा वैज्ञानिक मंदिर जाता, ये आपत्ति, उसको तो ये तो वैज्ञानिक बनने लायक ही नहीं है। सर ये जो दोहरे मापदंड है ना इनकी, ये जो इन्होंने आज तक जो कनाड़ चलाया है, जो आज तक इन्होंने फसाड चलाया, जब वो ध्वस्त होता नजर आ रहा है, इनको तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। और ये जो 23 अगस्त को बताया हमने अपना स्पेस डे, भाई हम इसको स्पेस डे मनाएंगे, ताकि अब दुनिया की हर किताब में पढ़ेंगे स्पेस डे। स्पेस डे पढ़ेंगे तो इसरो आएगा, इसरो आएंगे तो सोमनाथ आएंगे, सोमनाथ आएंगे तो कहीं भारत भी आएगा, कहीं मोदी जी का नाम भी आएगा। तो इसको कह रहे भैया ये स्पेस डे क्यों बनाया। इनकी विडंबना सेम है। अगर आप नेहरू, गांधी, ये सब नाम रखेंगे, राहुल का भी नाम चलेगा, ये प्रियंका जी का भी नाम रखे वो भी चलेगा, बट जहां उनके अलावा कोई और नाम आ गया, ये बिल्कुल माननीय नहीं है। नेहरू प्लानिटेरियम नहीं था दिल्ली में, अब बताइए नेहरू जी का प्लानिटेरियम से क्या लेना देना। नेहरू प्लानिटेरियम हो सकता है, शिव शक्ति पॉइंट नहीं हो सकता। नेहरू नगर हर गली, हर शहर में, इंदिरा चौक हर गली, हर कोचे में, हर शहर में। राजीव गांधी संग्रहालय के नाम से तो कितने संग्रहालय बने पड़े, वो हो सकते हैं। पर जहां आपने शिव शक्ति का नाम ले लिया, जहां सनातन की बात आ गई, विपदा शुरू, वो भयंकर विपदा आ गई इनको। और यहाँ एक सिमिलरिटी है संजय सर, ये और पाकिस्तानियों की, और जो मदरसा में पढ़ने वाले, इनकी विचारधारा भी मिलती है यहाँ पे। दोनों एक ही टेंजेंट में बात करते हैं, दोनों का इतना समन्वय मिलता है कि तकलीफ उनको भी हो रही है, तकलीफ इनको भी हो रही है, तकलीफ वहां भी है, तकलीफ यहाँ भी है। क्योंकि क्या मोदी और ये जो चाय बेचने वाले परिवार से आने वाला, छोटे से परिवार से आने वाला मोदी, ये इतना बड़ा कैसे हो गया। अगर आप नेहरू गांधी नहीं हो, आप इस देश को कैसे रूल कर सकते हो। भाई आप प्रधानमंत्री बन गए गलती से, आप, इनके हिसाब से गलती थी वो जनता की, आप गलती से बन गए, आप कीर्तिमान पे कीर्तिमान एस्टैब्लिश कर रहे हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रहे हो। और आपके कालखंड में भारत पैसा पहला देश बन जाता है जो मून पे लैंडिंग करता है, जबकि हमारे मित्र है रेशंस, उनका
जो लैंडिंग है वो फेल हो जाती है, लूना उनका फेल हो जाता है। तो भारत ने मुट्ठी भर पैसे में पीनट्स में लैंडिंग कर दी। रशिया जो इतना बड़ा मतलब मुल्क है और उनकी स्पेस टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, उनकी लैंडिंग नहीं हो पाई। यहाँ मोदी जी को एक और क्रेडिट मिल गया, भारत को एक और क्रेडिट मिल गया और नाम रख दिया शिव शक्ति। सर तीनों तीनों प्रॉब्लम, तीनों प्रॉब्लमों का ऐसा कॉकटेल बन गया कि मतलब पूछिए मत, हजम नहीं हो रहा, खाना नहीं खाया जा रहा, ये कैसे हो गया? अब तो ये तो पाकिस्तानियों की तरह ये भी नहीं कह सकते हाय अल्लाह ये क्या कर दिया? इनका बच्चले वो भी कह दिया हाय अल्लाह क्या कर दिया? ये इनकी कहानी है सर। बस बरनौल भिजवाएँगे नहीं, राशन पे बहुत जल्दी नहीं, भरेगा। वो तो देखिए, ये जितने भी बैठे हैं हमारे हमारे वाले जो हैं ना पंचमक्कार जिनको जी, बोलते हैं हम, हाँ, इन्होंने कभी नासा ने जब अपने मिशन का नाम रखा अपोलो, कोई दिक्कत तब नहीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब इन लोगों ने मिलके सारे ग्रहों का नामकरण कर दिया, मर्क्यूरी, वीनस, प्लूटो, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे के सारे कौन हैं? ये तो इनके ये भगवान है, सारे के सारे जो हैं आपकी ग्रीक गॉड्स गॉड्स हैं। हैं, हाँ, ग्रीक ग्रीक गॉड है। गॉड्स और गॉडेसेस। तब हाँ, किसी ने कुछ नहीं कहा। कितना प्रोग्रेसिव है। लेकिन जैसे ही शिव शक्ति आया, तब पता हाँ, चला साहब मिर्च मिर्ची लग लग गई, गई। भयंकर। सर मिर्च क्या लग गई, जुलाब हो गए। और साथ में थोड़ा ये भी देखेंगे कि हमारे जो पड़ोसी हैं, हुँ। वो इसको कैसे देख रहे हैं? सर, जहाँ तक पड़ोसियों की बात करें, उनका तो पहला बेसिक लॉजिक है, पहला बेसिक लॉजिक है। कहते हैं भाई ज़मीन जो है ये प्लेन है, ज़मीन तो गोल है ही। तो जो चाँद है ये ज़मीन के चक्कर काटता है। सूरज जो है ये एक ऐसे निकलता है और गंदी झील में, मड़ की झील में जाता है और फिर निकलता है। ये उनका मानना है। और मैं उनके कुछ रिएक्शन देख रहा था कि भाई ये जो हमारे पड़ोसी क्या बात कर रहे हैं। कह रहे भाई चाँद पे जाना तो हराम है। बोला क्यों हराम है? बोले खुदा ने चाँद को बनाया और वो इंसान के रहने के लिए नहीं बनाया, रोशनी के लिए बनाया। तो उनको पहले ये पता है कि जो रोशनी आती है वो चाँद से आती है और चाँद पे जाना हराम है और आप किसी भी खुदा की बनाई हुई चीज़ को छेड़ोगे तो वो हराम है। तो भाई उस लॉजिक से जो गाड़ी है, जो कार है, जो जहाज़ है, ये जो समुद्री जहाज़ है, फिर तो ये भी उसी कैटेगरी में आता है। राइट? जब जब खुदा ने धरती बनाई थी इनके हिसाब से, तब तो ये कोई चीज़ नहीं थी, तो इन सबका त्याग करना चाहिए। टीवी भी फिर वही आता है, एयर कंडीशनर भी वही आता है, ये टीवी भी फिर वही आता है। तो उनके पूछा गया भाई, बोला कि अभी जो इंडिया ने तरक्की की है, तुम्हें क्या लगता है ये अच्छा किया? बोला इंडिया ने तो कुफ़्र किया। इंडिया को तो चाँद पे जाने की इजाज़त ही नहीं, वो तो उन्होंने तो हराम का वाला काम किया, ज़िना किया है। तो बोला अच्छा। तो बोले कि इंडिया में जो मुसलमान है ये चुप क्यों है? सर आप विश्वास नहीं करोगे, एक बच्चा कहता है इंडिया में 1 लाख मुसलमान रहते हैं। कहता है भाई 27 करोड़ मुसलमान हैं, 1 लाख नहीं पाकिस्तान से ज़्यादा है। कहता नहीं, उनको हिंदुओं ने दबा रखा है। कह रहे हिंदुओं ने दबा रखा तो नहीं, साढ़े मेरा 4 लाख मुझे दिखा के। करेक्ट फिगर 20 करोड़ है देखिए। ये तो हाँ, इनका चलिए, प्रोपेगेंडा है। बाकी जो है इसको चलिए 20 बढ़ा-चढ़ा के करोड़ ये ही लोग मान लेते हैं। प्रोपेगेंडा कर। सर 20 करोड़ ही मान लेते हैं, 1 लाख कहता है, ये इनको पढ़ाया जाता है कि भाई वहाँ काफ़िरों ने ज़ुल्म कर रखा, वहाँ काफ़िरों का कब्ज़ा है, वहाँ इस्लाम को पनपने नहीं दिया जा रहा और सबसे बड़ी दिक्कत इनको हो गई है और तशद्दुद से। हमारी यात्रा होती है नूह में, तो उसके लिए 51 लोगों की यात्रा हो रही है आज, उसके लिए 5100 की पुलिस लगाई गई। बिल्कुल। और यहाँ पे इनको तकलीफ क्या हो रही है सर, मुँह पे फिर आते हैं। अमरनाथ में और पता नहीं कितने 10-20 हज़ार पुलिस लगाई जाती है अमरनाथ की यात्रा कराने के लिए। उससे भी ज़्यादा लगती है सर, क्योंकि वहाँ तो टेरेन वैसा है ना कि कुछ नहीं पता कौन कहाँ से आ जाए। अब यहाँ देखिए आप, ये जो कह रहे हैं, अब इनको एक और तकलीफ हो गई। कह रहा पहले भाई ये सब हराम है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो उन्होंने बोला भाई तुम्हें मदरसे में क्या पढ़ाया गया? कहता ज़मीन प्लेन है। चाँद चक्कर काटता, सूरज चक्कर काटता, वो पानी की झील वगैरह वो सब समझा दिया। कहते हैं कि अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इसमें? कहता पाकिस्तान को सवाब का काम करना चाहिए। कहता क्या करना चाहिए? कहता इन काफिरों को मौत की सजा देनी चाहिए। कहता भाई ये काफिर कौन? कहता जो इस्लाम को ना माने वो सारे काफिर। कहता तुम इनको हिंदू बोलो, क्रिश्चियन बोलो, यहूदी बोलो। तो कहता नहीं, ये सारी कैटेगरी काफिरों की उसके फिरके हैं। ये हिंदू फिरका है, ये क्रिश्चियन फिरका है, ये यहूदी फिरका, ये और कोई फिरका। मतलब मुझे आज पहली बार पता लगा सनातन धर्म जो 1 लाख साल पुराना है वो फिरका है। ये आज मेरा ज्ञान वृद्धि हुई है सर, कि हमें फिरका कहा जाता है, फिरका। मैंने कहा अच्छा। तो फिर आगे चलते हैं। अब दिक्कत इनको मेन क्या हो रही है सर? अब देखिए ये जब पाकिस्तानी ईद मनाते थे तो चाँद को देखते थे। अब चाँद तो ऐसा है ना सर, ऐसा।
ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। मोदी जी ने तिरंगा कहाँ लगा दिया? चंद्रयान यहाँ साउथ पोल में, तिरंगा कहाँ लगा है? यहाँ पर। अब सर जब ये चांद को देखेंगे वहां दिखेगा तिरंगा और हमारा चंद्रयान, और जैसे तीन चंद्रयान खोटी हो जाएगी। वो लगे अरे काफिरों ने, हाय अल्लाह, काफिरों ने तो चांद पे भी कब्जा कर और उसका लिया, नाम भी शिव शक्ति पॉइंट रख दिया। शिव शक्ति पॉइंट। तो वहां क्या दिखेगा? भारत का तिरंगा, शिव शक्ति पॉइंट। और अब तो ये बोलेंगे हाय अल्लाह, चांद भी काफिर हो गया। अगर चांद काफिर हो गया तो ईद कैसे मनाओगे भैया, ये तो बताओ। अब क्या चाइना से चांद बनवाओगे क्या? इनकी कोई बड़ी बात नहीं, चाइना से कुछ जुगाड़ उगाड़ बनवा देंगे तो वो नया हमारे चीनी भाइयों ने चांद बनाया है। सर ये जाहिलों का कौम है, पूरा चांद ही दूसरा बना रेडिकुलेटेड। देना, ये होगा असली। तो कहते हैं कि भारत को चैलेंज करना है पाकिस्तानियों को, तो वो एक हाँ, दूसरा चांद ही बना दे। ये आपने बहुत सही कहा, ये आपने बिलियन डॉलर पॉइंट बोला। ये छोड़ो काफिरों से लड़ाई, तुम नया चांद बना के दिखाओ, डाल दो नया चांद दिखाओ। तो आसमान में दो दो चांद दिखे, एक काफिरों वाला चांद, एक तुम्हारा वाला चांद। तो उसको देख के जो अपनी है, ये अपनी ईद वीद मनाए। इनको इतनी तकलीफ हो रही है, और वहां अगर महादेव का इनको अक्स दिखाई देगा, मतलब उनकी प्रतिबिंब दिखाई देगा, तो सर बताइए क्या होगा? अभी जो मदरसों में मौलवी पढ़ाते हैं, जो मदरसों में बच्चों को रेडिकलाइज करते हैं, एक बच्चा तो ये भी कह रहा था, कह रहा बड़ा होके क्या बनेगा? कहता आईएसआई में जाऊंगा। मैं क्या करने? कहता आईएसआई में मुजाहिद या बनने। मुजाहिद बनने हैं। उन्हें थोड़ी पता आईएसआई कि में या तंजीमें आईसिस नहीं। में? सर उन्हें कोई नहीं पता फर्क क्या है। उन्होंने कहा आईएसआई दरवाजा जो मुजाहिद बनाता है। कहता आईएसआई में क्या करेगा? कहता तू अनपढ़ है, जब मुजाहिद बनूंगा। आप देखिए किस तरह का रेडिकलाइजेशन हो रहा है। और यहाँ तो इनके जो कुछ बड़े बड़े ये आलिम वालिम घूमते हैं, ये तो प्रोपेगेंडा ये चला रहे हैं, ये तो नकली रैंडिंग है, ये तो कॉमिकल स्टोरी है, ये तो आपने एआई को यूज किया है, ये तो आपने कार्टून मूवियों से ना वो चित्रण किया है और उसको आपने दुनिया को दिखाया। मतलब दुनिया के 200 कंट्रियों के साइंटिस्ट, उनकी साइंटिफिक कम्युनिटी, उनके लोग सब बावले हो गए, सब पागल हो गए, जो हमें मुबारकबाद दे रहे हैं, हमें शुभकामनाएं भेज रहे हैं। ये जो पाकिस्तान में ये क्या नाम है, वो जो लाल टोपी जैद जैद जो भी नाम उसका, जैद हमीद है जो भी कहते हैं उसको, और उसके सर संजय से सामने कौन बैठा है? अब्दुल बासित। अब्दुल अब्दुल बासित बासित। कौन था? इसकी हाल अब्दुल बासित से इसकी औकात इतनी हो गई कि अब वो जो है लाल वो टोपी का इंटरव्यू ले रहा है। जिहादियों का इंटरव्यू ले रहा है। अब इसके बारे में एक पाकिस्तान और चीज का बताऊं, हाई कमिश्नर भारत को अब जिहादियों का भारत का। इंटरव्यू। इतनी इनकी हालत खराब हो गई है। और जाहिद हमीद तो कह रहा है कि ये सब नौटंकी है, ये तो हुआ ही नहीं है, ये तो भारत ने एक झूठी एक वीडियो गेम दिखाई है। अब आप बताइए कैसे आप प्रूव करेंगे कि ये वीडियो गेम नहीं थी? सर देखिए, जिहादियों के लिए तो हमने चैलेंज आपने दे दिया आज जयपुर डायलॉग से। आपको सुनते जरूर है, लाइव सुनते हैं। तो भाई संजय सर ने बोला तुम नया चांद बना के देखो, तुम छोड़ो ये छोटी मोटी गल्ला, छोड़ दो, सीधा चांद बनाओ तुम नया। ये लाल टोपी को हाँ, बोले तो चांद बताइए। कैसे बनेगा? हाँ। और ये जो कह रहा था ना, हम एटम बॉम्ब बेचने का अल्लाह सब फॉर्मूला, कुछ कर सकता है, नया चाँद नहीं बना सकता। नया चांद बनवा लो तुम। तो अपने सारी मौलवियों की कॉन्फ्रेंस ये बुलाओ। चाँद तो नजिस हो गया, अपवित्र हो गया। हाँ, ये बिल्कुल अब काफिरों का चांद हो गया, डिक्लेयर कर दिया हमने। अब तुम नया चांद बनाओ, ये मौलवियों का कॉन्फ्रेंस बुलाओ, और कुछ मंत्र तंत्र, कुछ फूको फाको थूको जो भी है, और बनाओ नया चांद, सीधा डायरेक्ट नया चांद बनाओ। सर आज ये अब्दुल बासित पे एक चीज कहना जरूरी है। अब्दुल बासित ये वहां का आईएफएस ऑफिसर, राइट? और किसका इंटरव्यू ले रहा है? जहादी का। फिर इस लाल टोपी के बारे में भी एक खबर आई है, वो बताता हूँ। लाल टोपी का इंटरव्यू ले रहा है और बकवास कर रहा है। यानी कि क्या मैं ये मानूं कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान गवर्नमेंट का स्टैंड है? क्या कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टैंड है? अब जो हमारे इसरो का उनको जो पैरेलल है, उसके तो हमेशा मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल उनके हेड बनते हैं। वहाँ कोई साइंटिस्ट नहीं, मेजर जनरल ही साइंटिस्ट है। मैं तो कह रहा हूँ किसी मौलाना को बना दो, मेजर जनरल की भी क्या जरूरत है? मौलाना बनाएगा यार, अभी मैं उसको देख तो रहा था, रॉकेट की जरूरत तो नहीं। वो हाँ? कह रहे हैं कि ये देखिए हमारा जो है ये सुपार्क, उनकी स्पेस एजेंसी का नाम है सुपार्क, कि हमने तो 1962 में सुपार्क बनाई थी और इन्होंने तो 1969 में इसरो बनाया, और हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ, और हमारा तो एक छोटा-मोटा रॉकेट भी नहीं ऊपर जाता, और ये जो है कहीं चाँद पे पहुँच जाते हैं। अब सूरज की बात कर रहे हैं, कुछ हमारे लिए छोड़ेंगे भी कि नहीं छोड़ेंगे? भाई सर तुमने जो है वो तुमने एक पाकिस्तान ले लिया और ये कहते हैं कि भाई हमारा जो पाकिस्तान है ये बहुत अच्छा है, हिंदुस्तान तो बेकार है। लेकिन जितना तुमने एरिया लिया है ना, हम उससे ज़्यादा, उससे बहुत ज़्यादा, देखिए
चाँद का जो एरिया है वो कुल टोटल अबाउट 1/4 है जो धरती का है, और उस 1/4 में अभी तक 4 लोग पहुँचे हैं। तो आप समझ लीजिए हमारे पास कितना एरिया है इस वक़्त। बहुत है सर, बहुत ज़्यादा है। अब आप 1/4 यहाँ का है और 4 लोगों में बँटा हुआ है। तो हुँ, 1/16 एरिया अभी हमारे पास अ, है, जो एरिया है उसके बराबर, उससे थोड़ा ज़्यादा ही एरिया हमने वहाँ क्लेम कर लिया। करेक्ट। तो हमें क्या परेशानी है? हमें ये तुम दिक्कत अपना है। जो है भिखारी पाकिस्तान लेके बैठे रहो। उसमें अब ना तो पानी है, ना उसमें कोई किसी तरह की फसल होती है, ना वहाँ कोई इंडस्ट्री है। वहाँ पर बाकी सब लोग बाग भी बेकार है, सब कुछ थर्ड क्लास है। अब इस उसकी जगह हमने तो बिल्कुल वर्जिन टेरिटरी क्लेम कर ली। बिल्कुल, तभी तो इनको तकलीफ हो रही है। और सर ये हामिद बासित और लाल टोपी के बारे में एक चीज़ कहनी इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो ये देखा जाना चाहिए जो हामिद बासित है, ये जिहादी कंट्री ऊपर और अब्दुल पाकिस्तान अब्दुल गवर्नमेंट बासित। का कहीं न कहीं अब्दुल बासित। नाम इनका क्या करना, सबके नाम तो एक से ही होते हैं वैसे भी। तो ये तो ये जो है लाल टोपी कंट्री ऊपर है, पाकिस्तान गवर्नमेंट का स्टैंड मानना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कि कितनी जिहादी और वहाबी गवर्नमेंट है और ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडा चला रही है। दूसरी बात, सर एक बार बताइए, ये हामिद अब्दुल बासित आईएफएस है, ठीक है सर? और आप हैं आईएएस, ठीक है? तो यहाँ एक कंपैरिजन दिखता है पाकिस्तान का आईएफएस और हमारे आईएफएस में, आपको सीधा-सीधा फ़र्क दिखता है। तो आज मैं कंक्लूड कर लूँ क्या, हमारा 5वीं पास या 5वीं फेल पाकिस्तान के आईएफएस से ज़्यादा पढ़ा लिखा है। ये तो इसमें अब्दुल बासित ने सिद्ध कर लिया, हमारी सिविल सर्विसेज के साथ वो कंपैरिजन कर ही नहीं सकता। तो आज ये हरकत करके हमारा 5वीं फेल उनके आईएफएस से ज़्यादा पढ़ा लिखा, ज़्यादा समझदार है। मैंने देखिए सर, ये इतने-इतने बच्चे क्या बातें करते हैं हमारी, कि भाई सारे सनातनी हैं, ये जाएँगे बड़ा होकर इसरो में साइंटिस्ट बनना है, ये बनना है। ये हमारे 5वीं एक के बच्चे एक फेस एक और करते हैं। आपकी बात को मैं ऐड करता हूँ मैं, कि हमारे यहाँ जो लिटरेसी बताते हैं 80% है, उनके यहाँ है 60%। लेकिन ये नहीं जी, बताते कि उनकी वो जो 60% लिटरेसी है, उसमें से 50% जो है वो मदरसा छाप है। एक बात जी, हुई। दूसरी बात, आपको फिर से वही बात बताता हूँ, वो खालिद उमर साहब आते हैं कई बार हमारे पास, वो लाहौर इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हुए हैं। तो वो बता रहे थे हमको कि लाहौर इंजीनियरिंग कॉलेज में एक कंपल्सरी पेपर का, इंजीनियरिंग में भी एक रिलिजन का कंपल्सरी पेपर होता है, वो उनसे कभी क्लियर नहीं होता था। तो लोगों ने उनसे कहा कि तुम जाके डीन से मिलो, जो रिलीजियस अफेयर्स वाला जो डीन है। तो उससे वो मिलो। उससे डीन से जाके मिले। उस डीन का पता है जी। नाम क्या था? हाफ़िज़ सईद। वाक़ई में और ये हाफ़िज़। लाहौर इंजीनियरिंग कॉलेज, जो उनका उस वक़्त का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसकी खबर है। बाद में फिर उसने अपनी डीनशिप छोड़ के जो है वो पूरा का पूरा एक इदारा बना लिया अलग से ही, और वो आप जानते हैं वो क्या है। अब वो बाकी ये लश्कर-ए-तैयबा चलाता है, वो अ, क्या पाकिस्तान की फलह-ए-इंसानियत चलाता है, वग़ैरह-वग़ैरह। पाकिस्तान की एक इंडस्ट्री तो है इंटरनेशनल टेरर, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, एक इंडस्ट्री तो उनकी बहुत सफल है। और ये जो लाल टोपी के बारे में खबरें आ रही है सर, ये सुना है कि पहले किसी फौज में ये था, कोई कैप्टन या लेफ्टिनेंट वगैरह था, अफ़गान वॉर में था ये। इसका मेन बिज़नेस पता वहाँ क्या था? जो सिपाही मरता था, माइनस पाकिस्तानी, उसकी बॉडी पे कब्ज़ा करना और उसके ऑर्गन बेचना। ये ऑर्गन हार्वेस्टिंग इसका मेन बिज़नेस है। ये अब भी गवर्नमेंट के लिए प्रोपेगेंडा करता है। ये आईएसपीआर का आदमी आईएसपीआर के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा। तो मतलब जो आज आप ये इसका कथन सुन रहे हैं, जो आपकी बकवास सुन रहे हो, तो ये कहीं न कहीं पाकिस्तान का आईएसपीआर कह रहा है। इसीलिए उस अब्दुल बासित को इसका इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया गया। तो आप देखिए पाकिस्तान के आईपीएस की, आईएफएस की औकात कितनी है, कितनी जानकारी रखता है। और ये पाकिस्तान का लेफ्टिनेंट या मेजर जो भी ये था, ऑर्गन ट्रेडर है, अब आईएसपीआर के पेरोल पे। और ये तीनों चारों मिलके पाकिस्तान की गवर्नमेंट, आईएसपीआर, पाकिस्तान का एक्स लेफ्टिनेंट और एक्स हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, आप देखिए इनका कलेक्टिव इंटेलेक्ट हमारे 8वीं के बच्चे से कम है। हमारे एवरेज गवर्नमेंट स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है, बच्ची, इन चारों का इंटेलेक्ट उससे भी कम है। अब आप बताइए, ये ऐसे जिहादी है, ये शीशे में देख के खुद से झूठ बोलते हैं सर, खुद से झूठ बोलते कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये है इनकी हकीकत, ये इनकी असलियत। और अगर ये इस लेवल का प्रोपेगेंडा चलाते हैं, तो आपको लगता है ये कभी कुछ कर पाएंगे? और ये जो इदारों-विदारों की बात करते हैं, वहाँ के तो कुर्सी टेबल भी वो मेजर जनरल बेच के खा गए होंगे।
वहां तो हॉल होंगे, कुर्सियां नहीं होंगी, माइक का खोखा लगाओ, माइक अंदर की बेच दी होगी, वो तो डब्ल्यूसी भी निकाल के बेच दे, बाहर होगा ये जो टॉयलेट है जेर तामीर है, अंदर के डब्ल्यूसी बेच दिए होंगे उन्होंने। आप देखिए सर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल तो वहां के चीफ बने अब तक, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के, क्या बनाएंगे वो, और इनकी मेजर जनरल वगैरह क्या है वो तो आप जानते ही हैं। और आज मुझे ये भी पता लगा कि हाफिज कुरान क्या होता है। तो ये जो छोटे बच्चे थे, इनको बोला तुम क्या हो, बोला हम हाफिज कुरान है। बोला तुम्हें क्या पढ़ाते मदरसे में, कहता पढ़ाते कि काफिरों को, काफिर तुम्हारा कभी दोस्त नहीं हो सकता। कहता काफिर तुम्हारा, कह रहा काफिर की किसी बात पे यकीन मत करो। कहता यार ये इंडिया वाले तो ये तो कह रहे हम चांद पे, कहते तो काफिर है तो झूठ बोलते ही। अब देखिए साइंस तो ये काफिर है तो झूठ बोलते ही है। अब मैं तो मतलब हैरान हो गया देख के, मतलब छोटा बच्चा कह रहा है तो काफिर है तो झूठ बोलते ही है, इनकी किस बात पे यकीन है। अब बोले चला, आप बोलेंगे वो तो बच्चा, अब ये जो है ये लाल टोपी, ये जो अब्दुल बासित है, ये जो आईएसपीआर वाले जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, इनका भी आईक्यू लेवल इतना खत्म हो गया सर, इतना खत्म हो गया है। वो जो ये खाते रहते हैं ना, वो बड़ा छोटा, वो खा खा के दिमाग में इतनी चर्बी जम गई है कि दिमाग में सोचने की क्षमता ही खत्म हो गई है। ये मुल्क खत्म है सर, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये बच्चों तक को रेडिकलाइज करते, जहादी बनाते हैं, और जहाद की प्रोपेगेंडा को पूरे विश्व स्तर पे ये ले जाने का काम करते हैं। बोले जहाद क्या है, बोलता जहाद ये है कि काफिर को काफिर को तुम इस्लाम में कन्वर्ट कराओ, नहीं करेगा तो जहाद करो। कहता नहीं नहीं, अगर काफिर ने कुछ किया तभी तो करोगे, नहीं। कहता नहीं, हमें तो फर्ज बनता है उसको इस्लाम में कन्वर्ट करा। अगर इस मानसिकता से आप बच्चों का पालन कर रहे हैं, अगर आप इस मानसिकता से बच्चों को बढ़ा रहे हैं, तो आप किस तरह की जनरेशन, किस तरह का मुल्क बना सकते हैं, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। और ये उसी मानसिकता, उसी आप प्रवृत्ति को तो ये अगर इनकी बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा-सा आपको और बता दूँ, जानकारी दे दूँ कि पाकिस्तान में भी एक नोबेल प्राइज़ विनर हुए, जिन्होंने फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ जीता। उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल सलाम। जी लेकिन डॉक्टर अब्दुल सलाम को इन्होंने अ, पाकिस्तान में दफनाने तक नहीं दिया, और इनकी किसी भी किताब में डॉक्टर अब्दुल सलाम का ये उल्लेख नहीं करते हैं, ज़िक्र अच्छा, नहीं करते हैं। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि डॉक्टर अब्दुल सलाम अहमदिया थे। अच्छा, वो तो खैर फिर मुसलमान ही नहीं हुए, वो भी तो काफिर ही है फिर, वो तो बॉर्न तो काफिर है। वो भले ही नोबेल लॉरिएट हों, लेकिन जो भी उन्होंने किया है, या फिजिक्स में जो भी बात उन्होंने करी है, या कोई थ्योरी प्रोपाउंड की है, वो सब कुफ्र है इनके हिसाब वो से। सब कुफ्र है, बिल्कुल बिल्कुल सब कुफ्र है। वो अहमदिया है तो 100% है, फिर तो कोई डाउट ही नहीं। ये तो फिर काफिरों ने उसे काफिर समझते हुए नोबेल प्राइज दिया होगा। इनका लॉजिक तो ये ना कि वो भी काफिर ये भी काफिर, तो एक काफिर ने दूसरे काफिर को नोबेल प्राइज दे दिया। तो अब मैं इन पाकिस्तानी से पूछूंगा, भैया तुमने इन्वेंट क्या किया, तुमने आज तक दुनिया में बनाया क्या एक्सेप्ट इंटरनेशनल टेरर। और ये जो आपने मुझे बताया सर, ये तो मुझे भी नहीं पता था, ये हाफिज सईद वहाँ का डीन ऑफ इस्लामिक स्टडीज डीन, था। लाहौर इंजीनियरिंग कॉलेज का डीन था, लाहौर रिलीजियस इंजीनियरिंग का अफेयर्स। डीन ऑफ इस्लामिक स्टडी, ओह माय गॉड, रिलीजियस। सर अब बताइए, वहां ऐसे नमूने पैदा नहीं हुए, ऐसे नहीं होंगे तो ये करेंगे क्या, इन्हें इन्हें क्या समझ आ रहा है। डर तो इन्हें उस दिन लग रहा है कि जिस दिन, और मेरे को जो पता लगा सर कि इनको डर आज एक और चीज लग रहा है, कि जो लड़कियां हैं, लड़की जो 18 से 23-24 साल की लड़कियां हैं सर, इनको अपना फ्यूचर पाकिस्तान में कुछ नहीं दिख रहा, इनको अपना फ्यूचर इस्लाम में नहीं दिख रहा आज के डेट में। जैसे चाइना में अगर आप देखिए, वहाँ 85% ऑफ द जो यंग है ना, मेल्स एंड फीमेल्स, दे आर नॉट मैरिंग एंड प्रोड्यूसिंग किड्स। कह रहे बस आगे नहीं, खत्म, हम चाहे सीसीपी के गुलाम नहीं बनेंगे। वैसे इनकी जितनी लड़कियां, कहता है यार जब निकाह वका हो गया, तलाक वलाक दे देंगे, फिर 4-5 इधर उधर, आप जानते ही क्या होता है फिर। इन्हें लगता है सच्चा तो हिंदू, एक बार शादी करता तो जिंदगी भर निभाता है, वहां तलाक भी नहीं है, वहां तब कुछ भी नहीं तभी है, तो वहां आपने देखा ना, वो आप। एक सीमा हैदर सबको लेके आ गई, अब एक सोनिया हाँ, अख्तर भी आ गई उधर से, बांग्लादेश से। अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं। कह रहे भाई हिंदू अच्छा है। और दूसरी बात इनको क्या लगती है सर, अब जो इन्होंने इसरो वाला दृश्य देखा ना, मैं अभी पीछे पीटीवी पे गया था 2-3 दिन पहले, तो वहां की एंकर मुझे मुबारकबाद दे रही। मैंने कहा भाई मुझे क्यों मुबारकबाद दे रही चंद्रयान पे। अब मैं उनका उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ गया, लेडी थी वो तो, मुबारकबाद इसलिए दी कि वहां जो लेडीज का उन्होंने देखा ना, जिसे वुमेन एम्पावरमेंट वाकई कहते हैं सोसाइटी लेवल पे, उन्होंने वो देख लिया। और आप जानते, कहते भाई इस्लाम में औरत का आला मकाम कितना आला है, खासकर पाकिस्तान में, जानती है। तालिबानियों ने पीछे क्या बोल दिया,
बोल दिया बच्चों को स्कूल जाना बंद, बच्चों का टीवी देखना बंद। अब बोल दिया अगर टैक्सी में आपको लेडीज को बिठाना तो पीछे का जो वो है ना डिक्की, डिक्की खोलिए, उसमें 2 लेडीज बैठेंगी एक दूसरे के सामने। वो इसलिए बैठेगी ताकि अंदर टैक्सी में बैठने वाला मर्द उन्हें ना देख पाए, ड्राइवर उन्हें ना देख पाए, और डिक्की जो है आपको खुली रखनी है। ये तालिबानियों का नया फरमान है। अब मैं अपील करूंगा मुल्ला मौलाना पाकिस्तानियों से, तुम ये क्यों नहीं लागू करते? ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, तुम्हें भी ये लागू करनी चाहिए। और ये जितनी भी तुम्हारी लेडीज ये यूट्यूब पे इधर उधर आती है टीवी पे, सबको बुरके में कल डालने का फरमान करो। ये गलत है, क्योंकि ये जो लिखा है ये बिल्कुल गलत है और आपको इसको बिल्कुल रद्दो-अमल में लाना चाहिए। बेशतर फौरन से बेशतर, जो आपकी भाषा में कहते हैं। देखिए, आपके लिए ये सब दुनिया नहीं बनी। और लेडीज का क्या काम है? लेडीज का काम है बच्चे पैदा करना आपके हिसाब से। वो साइंटिस्ट वाइंटिस्ट थोड़ी ना हो सकती है सर। उन्हें क्या करना है इसरो जाके? वो तो काफिर काम करते हैं सारे। और वैसे भी सर इन्होंने, बदजातों ने हमारा $463 मिलियन नहीं दिया दवाई का। दवाइयां बेच दी हमने, पैसे खड़प कर गए उसके नामाकूल, और कह रहे हो और दवाइयां दो। भिखारी इतने दवाइयों तक के पैसे नहीं देते। अरे $463 मिलियन दो भाई, जयशंकर साहब ने कहा दे दो पैसे। मतलब दवाई तक के पैसे खा जाते हैं। हर एक का तुमने पैसा खाया। लिटरली तुम काफिरों के टुकड़ों पे अब तक पले हो। रॉथशिल्ड यहूदी आके तुम्हारा लोन रिसेट कर जाता है। अमेरिका की खैरात पे तुम पलते हो। वर्ल्ड बैंक पे तुम जाते, IMF पे तुम जाते। भारत, हम काफिरों के पैसे तुम खा गए दवाई के नाम पे। मतलब तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही काफिर। और ये चीनी कोई मुसलमान तो है नहीं, ये चीनी भी काफिर है। जिनके तुम आयरन ब्रदर बने पड़े हो, जिनका लंगोट आजकल साफ कर रहे हो, वो भी तो भैया मुसलमान ही है, वो भी तो काफिर ही है। मतलब काफिरों पे तुम्हारा सारा सिस्टम चलता है। और क्या कहते हो, रियासत मदीना, तुम्हारा पुदीना। हमारा क्या रिश्ता है? हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब आप देखिए रियासते कितने बड़े हिपोक्रेट है सर। रियासते पुदीना है, रियासते पुदीना। हाँ, पुदीने को भी क्या, पुदीना तो अच्छा होता है सर। अब देखिए। अब देखिए, अब इनकी हालत, ये इतने बड़े हिपोक्रेट है सर, इतने ये डबल मीनिंग वाले लोग हैं, इतने नामाकूल हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता सर। ये ऐसे लोग हैं, खुद शीशे में खड़े होकर झूठ बोलते हैं, शीशे में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। और इनके इंटेलेक्चुअल कौन है? लाल टोपी। क्या काम करता था? ऑर्गन हार्वेस्टिंग, ऑर्गन स्मगलर। फ्लश ट्रेड वगैरह तो मैंने कहता था, अब ये ऑर्गन स्मगलर भी कहूंगा इनको। ऑर्गन स्मगलिंग का काम करता था। मतलब ऐसे इनके इंटेलेक्चुअल है। आप बताइए देश का क्या होगा अगर आटा नहीं मिल रहा? अगर आज डॉलर 300 पार कर गया, इंटर मतलब वो जो है आपका ओपन मार्केट में 350 खोल गया और ब्लैक में 350 पार कर गया, ये नहीं होगा तो और क्या होगा? कहाँ से चलेगा तुम्हारा मुल्क? क्या दिया आपको तुमने पता है दुनिया आज के लिए? आज का पता है आपको? आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि इसलिए इन्होंने जो अभी बिजली का टैरिफ बढ़ाया है, उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में एजिटेशंस हो रहे हैं। एजिटेशन हो रहे हैं। अरे इमरजेंसी में तो ये हमेशा मीटिंग क्या बुला रहे हैं सर। और उसके बाद भी तो आज मैं सवाल ये पूछूंगा जयपुर डायलॉग के माध्यम से सर, उसके बाद भी बिजली कितनी मिल रही है? बिजली तो है ही नहीं। और एक और धंधा इन्होंने शुरू कर दिया सर, मैं आपको बता दूं। इनका मान लीजिए 22,000 बैरल का दिन का कंजप्शन, बिजली तो है नहीं तब वो भी। एक 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 वीडियो आया था ना, वो बिजली वाला, देखा था आपने? उसने कहा था कि हम तो पहले से ही चाँद पर हैं। हाँ, हम तो वैसे, हाँ, वो तो हम तो पहले से चांद पे, हमें जरूरत क्या है? और हम और तो आप पहले से ही चाँद पर हैं। क्यों? क्योंकि क्या चाँद के ऊपर पानी है? नहीं है, हमारे यहाँ भी नहीं है। चाँद के ऊपर गैस है? नहीं है, हमारे यहाँ भी नहीं है। क्या हमारे चाँद पे बिजली है? नहीं है, हमारे यहाँ भी भी नहीं है, है। इसलिए हम हमारे यहाँ पहले भी से ही नहीं चाँद पर हैं। है। सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है। इनका मान लीजिए दिन का 22,000 बैरल का कंजप्शन है पेट्रोल का। मुझे एग्जैक्ट मतलब 22,000 का नंबर है, बैरल है क्या है। अब ये मंगाते थे 15,000 बैरल इंपोर्ट करते। अब मैं सोच रहा था यार, ये जो 30% का डिफरेंस है, ये कहाँ से आता है? अब आपको एक और चीज बताओ, ये जो 30% का डिफरेंस है, ये आता है सर ईरान के बॉर्डर से। कैसे? वहां जो कोयटा का कोर कमांडर है, जो ISPR वाला था ना, आसिफ गफूर, ये वहां कोयटा का कोर कमांडर है। इसने हफ्ता मांग रखा 300 करोड़ का। 300 करोड़ इसको जाते हैं, इनके दिन का लगभग लगभग घंटे का 1 करोड़ रुपए, मोटा मोटा मान लीजिए दिन का 10 करोड़। कहता मुझे 300 करोड़ दो, जो ईरान से स्मगल करना करो। और ईरान से पेट्रोल खरीदते हैं 2 नंबर में 15 से 20 रुपए लीटर। कहां से? शियाओं से। अब ईरान के शियाओं उसका पेट्रोल खरीदते 15 से 20 रुपए लीटर। और अपने अपने ये जो सुन्नी मुसलमान है पाकिस्तान के, रियासत मदीना वाले,
इनको बेचते 300 रुपए लीटर, 15 रुपए का खरीदते 300 रुपए में बेचते, और बीच में आसिफ गफूर खा रहा 300 करोड़ रुपया महीना। अब देखिए, अब हमारे स्वर्गीय विपिन रावत जी का स्वर्गवास हुआ, तो उनके घर में क्या मिला, उनके बैंक में क्या मिला, सबको पता है। अब ये एक और कमांडर है सर, 300 करोड़ महीने की इनकम है। शियाओं का पेट्रोल हलाल हो जाता है, शियाओं का पेट्रोल हलाल हो जाता है, क्योंकि जब वहां डॉलर मिलता है। ये इनकी असलियत है। ये जो हराम हलाम जिना विना सब करती है, सब किताबी है, फर्जी है। इनका भाव बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया इन पे लागू होता है। ये तो अब पाकिस्तान आर्मी का पीछे आया था कि जी ये पीओके से लड़कियां उठाते हैं और जी वहाँ चीनियों को बेच रहे बलोचिस्तान में। तो बलोचों ने भी क्लेम किया कि ऐसा होता है। अब इनका ये लाल टोपी तो ऑर्गन स्मगलर निकला, ऑर्गन हार्वेस्टर निकला। इनका कोर कमांडर क्या करता है, 300 रुपए का 300 करोड़ का हफ्ता लेके जो शियाओं से लाना और बेचो। मतलब आप देखिए, ये अपनों को गिद्धों की तरह नोच नोच के खा रहे हैं। और जब वहां आता, और उस दिन आसिफ मुनीर क्या कह रहा था, वो कुरान की आयतें पढ़ रहा था, 10-10 आयतें, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम भारत का ऐसा कर देंगे, भारत का ऐसा कर देंगे। औकात ये है इनकी, ये इनकी औकात है। कि आसिफ मुनीर को ये नहीं पता कि तेरा जो कोर कमांडर है वो 300 करोड़ लेता है? क्या आसिफ मुनीर को ये नहीं पता कि उसका हिस्सा कितना है? क्या आसिफ मुनीर को 150 करोड़ नहीं जाता? बिल्कुल जाता होगा। आईएसआई वालों को हिस्सा नहीं जाता? बिल्कुल जाता होगा। आप देखिए, ये इस्लाम का चूरन और कश्मीर का चूरन बना के बेचते हैं, और ये बच्चों को रेडिकलाइज करते हैं। यही बोलते हैं कि जमीन सकी है, जमीन इस स्टैटिक जमीन मूव ही नहीं करती। मुल्ला मौलानाओं को इन्होंने आउटसोर्स कर रखा है। ये जो पाकिस्तान का कह रहे हैं ना, स्पार या जो भी है सर, इसका हेड भी तो एक मुल्ला को बना दो। ये मेजर जनरल भी क्या करेगा, मुल्ला ज्यादा देगा। शायद वो ऐसी कोई टेक्निक बता दे, ऐसा कोई मंत्र बता दे कि जिससे चांद पे आप वैसे ही पहुंच जाए। रॉकेट की भी जरूरत नहीं आपको, कोई रॉकेट फ्यूल की भी जरूरत नहीं, किसी चीज की आपको आवश्यकता ही नहीं, वैसे पहुंच जाएंगे। अगर वो जहालत में कोई अभी नंबर वन हुआ हो। ना, आपने देखा ना वो पाकिस्तानी डॉक्टर जिसको यूएस में पकड़ के बंद किया है। 18 साल डाल दिया अंदर। सर मैं कह रहा हूं, अगर जहालत में कोई नंबर वन कौम आएगी ना दुनिया में, इनसे कंपटीशन में कोई खड़ा नहीं हो सकता। जहालत में और हिपोक्रेसी में अगर कोई नंबर वन है, इनसे बड़ा कोई नहीं है। इनसे कोई कंपीट ही नहीं करता। ये तालिबानी भी इनके सामने सर खड़े नहीं हो पाएंगे। ये इतने डबल स्टैंडर्ड्स वाले, इतने जाहिल और मक्कार है। तालिबान भी इनसे के सामने खड़े नहीं गए, भाई हम तुमसे कंपीट नहीं करते। ये इतने लोग हैं सर। उसको किसने भेजा? जवेरी का तालिबान पैसे को तो खड़ा उन्होंने क्यों होना है? तालिबान ने तो इनको भगा दिया वहां से, आपके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से। वो कह रहे हैं कि ये हमारा हिस्सा है। और उसने जो है आपके तालिबान का जो कमांडर है, उसने तो नक्शा भी जारी कर दिया, आपको पता ही होगा। हाँ, वो उसने तो लास्ट में नक्शा बात की जारी थी। करके कह दिया कि साहब कि ये 3/4 पाकिस्तान तो हमारा ही है। उसने बिल्कुल। बलूचिस्तान भी अपने में ले लिया, पूरा का पूरा खैबर पख्तूनख्वा भी ले लिया, कश्मीर को उसने अलग दिखा दिया। और इनके पास एक छोटी-सी स्ट्रिप जो है ना, वो पंजाब और सिंध वाली, वो छोड़ी है। तो सिंध वाले कह रहे हैं कि हमको क्यों तुमने इनके साथ दिखा दिया, हमको भी अलग करो। तो इनके पास आखिरकार में वो रावलपिंडी से लेके और मुल्तान तक एक छोटा-मोटा एक ये स्ट्रिप रह जाएगा। और उसमें जो है इनकी जो 25 करोड़ आबादी है, उस 25 करोड़ में से 24 करोड़ उसके अंदर होगी, और बाकी सब लोग जो है वो 1 करोड़ दूसरे बाकी उसमें रहेंगे। मतलब एक एक ये इनकी एक नियति है, नियति, ये इनकी डेस्टिनी है। सर और फिर एक इससे दिक्कत हो जाएगी संजय सर, एक दिक्कत हो जाएगी। फिर तो एक के ऊपर एक को सोना पड़ेगा। फिर ये कहीं फर्टिलिटी रेट 7 7.5 ना पकड़ ले, फिर आप बोलोगे हमने वॉर नहीं किया था। नहीं तो उसके बाद फिर इनके पास तो बहुत अच्छा उपाय है ना, तो इन्होंने तो वो टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब बना रखे हैं, ये अपने ऊपर ही छोड़ देंगे, कहेंगे बस। नहीं, लाल टोपी जैसे इंजीनियर है ना इनके पास, वो बताएगा हाँ, आगे क्या करना है, स्ट्रेटजी बनाएगा। वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री लाल टोपी को दे देंगे, तो लाल टोपी बताएगा आगे क्या करना है। सर जाहिल और जलालत। और इनका क्या नया क्या है, वो फॉरेन मिनिस्टर जलील जिलानी। मतलब इनका प्राइम मिनिस्टर कहता 80 लाख लोग कश्मीर में बंद है, जलील जिलानी कहता मुशर्रफ वाले फॉर्मूला पे जाओ। मुझे लगता है सर ये वाकई 40-50 साल पीछे रहते हो। अगर पूरे 57 कंट्री में जो मुसलमान है, जिनको उम्मा कहते हैं, अगर उनका ये लिस्ट बनाए, मुझे लगता है सर पाकिस्तान उनमें भी सबसे नीचे। इनसे नीचे अब वो कोई नहीं है है, ना, ये कहीं इनसे तो नीचे सोमालिया है खाली एक। नहीं सर, उसको बीट कर देंगे सर। ये जिस हिसाब से चल रहे हैं उसको बीट कर देंगे। ये सोमालिया वाले भी इनसे हाथ जोड़ देंगे, भाई हम तुमसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे, उनको भी बीट कर देंगे। आप देखिए ना, ऐसे जाहिल और निकम्मे लोग अगर टीवी पे आ आके ये बयान देते हैं, मैं तो कहता हूँ सर बहुत अच्छी बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। हमारी जान छूट गई इनसे। अब सोचिए अगर इनको आज हमें पालना पड़ता,
तो क्या होता? मतलब आपके और हमारे टैक्स का आप पैसा कहाँ जाता? आपने सुना था ना लाल टोपी को कि आज मैं इनको रुसवा करूँगा और मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान तो पहले से ही रुसवा है। और इनको इनको एक चीज़ और मिर्ची लग रही है। आज इनको एक चीज़ और मिर्ची लग रही है। हमने इनको बोला देखो भैया, नासा ने मून मिशन किया, अच्छी बात है। बहुत पैसे लगाए हमसे 10-20 गुना, 50 गुना, 100 गुना पैसे लगाए और नासा में 36% लोग जो है भारतीय मूल के हैं और हमारे इसरो ने साउथ पोल पे पहली लैंडिंग की और नासा ने 60 साल तक कोई मिशन अटेम्प्ट नहीं किया, जबकि कोई कंट्रोवर्सी काफ़ी उसमें कोई कह रहा है कि भाई ये जो नासा ने दिखाया था झंडा हिलता हुआ अमेरिका में, मून पे तो हवा ही नहीं, झंडा कहाँ से? वो अलग विवाद। हमने हमने अब मैंने इनको बोला, मैं कहा देखो भैया, हमने साउथ पोल पे अपना चंद्रयान उतारा, वी आर द फर्स्ट कंट्री एट कॉस्ट ऑफ पीनट्स, मतलब आधे पूरे से कम खर्चे में हमने उतार दिया। आधे पूरे को जरूर है बताना ताकि लोग उसके बारे में भूलें ना डिजास्टर और मनोज मुंतशिर के बारे में भूलें। तो जब वो उतारा सर, और हमने क्या बोला इनको, बोला हमारे पास एक भी अमेरिकन नहीं, एक भी अमेरिकन नहीं। तो मतलब 36% भारतीयों ने वो कमाल कर दिया, जब 100% भारतीय लग गए उससे बड़ा कमाल धमाल कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि दुनिया बेहवाल हो गई और पाकिस्तानी तो जल के खाक हो गए, राख हो गए, इनकी तो जल बुन गए कि काफिरों ने ये क्या कर दिया। अब तो दिक्कत ये है सर, ईद कैसे मनाई जाएगी? ईद में पाकिस्तानी बस यही है फाइनल पॉइंट कि अब ईद ईद कैसे खोटी हो मनाओ? गई। अब और संजय सर अब का चाँद चैलेंज है, देखना बंद करके अब लालटेन देखकर आगे से ये लोग पाकिस्तान वाले जो हैं अरे वो सर, ईद मनाया करेंगे। तो अब हम संजय सर, इसको चर्चा को यहीं पर समाप्त करने का विचार कर रहा हूँ। आप सर बस एक कुछ सेकंड, कहना चाहते हैं? आप तो करवा चौथ वाली बात कुछ नहीं करें? मतलब अगर ये लालटेन दिखेगी कोई, तो ये आप कहीं करवा चौथ वाला तो उनका तो वो हो गया ना, तो वो तो चंद्रमा हाँ, की पूजा करती थीं और चंद्रमा पर हाँ, पहुँच गई और हाँ, साक्षात जो है चंद्रमा उनके पास आ गया। जो चंद्रमा की हाँ, जो भक्ति थी तो चंद्रमा ने उसको निर्मलाई, उनका लाभ दिया, उसका पूरा वरदान मिल गया उनको। तो तो अब वो आप तो आप आप प्रसन्न है और अब चंद्रमा की पूजा जो है वो और भी प्राणपण से करेंगी। लेकिन ईद तो खोटी हो गई, वहाँ पर काफ़िर पहुँच गए, उसका अब काफिरों कुछ का नहीं तिरंगा बचा। पहुंच गया, भगवान शिव पहुंच गए। तो अब आप कह रहे हैं हम चंद्रमा की आराधना करेंगे, ये लालटेन के पुजारी बन गए? अरे! लालटेन की अब उसके लिए कोई नया फतवा जारी होगा, उसका इंतज़ार कीजिए, उसकी प्रतीक्षा करिए। तब तक बिल्कुल आज सर। की चर्चा अब हम यहीं समाप्त करेंगे। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय शिव शक्ति। शिव संजय सर आपको नमस्कार, प्रणाम, सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम, जय हिंद और जाते-जाते हर, हर, हर हर हर, हर महादेव। महादेव!